नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। लखनऊ की सत्ता पर अगर काबिज होना है तो पूर्वांचल में जीत जरूरी है। यूपी की सियासत में हर दल पूर्वांचल फतेह का प्लान लेकर चल रहा है, लेकिन पूर्वांचल के दिल में क्या है ये पूर्वांचल की जनता ही जानती है और हर दल इस जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के गढ़ में दहाड़ मारी है। प्रियंका जमकर गरजी, हर मुद्दे पर बोली। आस्था में ठगी से उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की तो विकास के पोस्टर, पेट्रोल डीजल की मार, किसानों के हालात और हवाई विकास, निषादों पर अत्याचार, कोरोना में त्राहिमाम और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल, महिलाओं और अपराध को लेकर यूपी के हालात, हर मुद्दे पर प्रियंका ने अपनी रैली में हर एक मुद्दा उठाया और आखिर में कांग्रेस की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको भी पढ़ा। गोरखपुर में रैली ही प्रियंका की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा हो जाती है, जबकि यहां से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हों। ऐसे में प्रियंका का जातीय समीकरण को साधने का प्लान भी क्या कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा में बहस इसी बात पर होगी, लेकिन इससे पहले प्रियंका और संजय निषाद को सुनिए। कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराई जाएगी। आज सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में जाना मुश्किल हो गया है। सबको सोचना पड़ता है कि 100 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, कैसे जाएंगे। नाव निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना, इस सरकार ने उनको पीटा। 70 साल उनकी सरकार थी तो दिया नहीं। 5 राज्य है, पहले वहाँ दे दें मछुआरों को, उस राज्य में भी मछुआरे हैं, वहाँ पहले दे दें तब यहाँ का। हमें जाल नहीं चाहिए, हमें माल चाहिए। हमें संविधान में लिखा हुआ माल चाहिए, जाल नहीं चाहिए। अरे समाज को कलम चाहिए, हमें संविधान को, हमारे समाज को अधिकारी कर्मचारी चाहिए जो आरक्षण में लिखा हुआ। तो पूर्वांचल की इसी सियासत पर सबके दिल में 5 सुलगते हुए सवाल उठ रहे हैं और वो ये सवाल हैं कि क्या हाथ को मिलेगा पूर्वांचल का साथ? प्रियंका प्रतिज्ञा से क्या जातीय समीकरण साधा जा सकेगा? क्या पूरब में आखिर किसका मिशन पूरा होगा? वहीं पूर्वांचल में रंग लाएगी क्या प्रियंका की मेहनत? ये बड़े सवाल हैं। वहीं योगी मॉडल का मुकाबला विपक्ष के लिए क्या मुश्किल है? ये वो तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। तो योगी के गढ़ में प्रियंका इस वक्त दहाड़ रही हैं और बीजेपी का विचार है महंगाई इतनी बढ़ाओ। बीजेपी सरकार में लोगों की आय घटी है। लगातार प्रियंका गांधी ने अपनी रैली के दौरान ये वो तमाम हमले सरकार पर किए हैं। 70 साल की मेहनत 7 साल में गंवा दी है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। और यूपी में आने वाले वक्त में रोजगार बढ़ेगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है, ऐसा प्रियंका गांधी ने कहा। तो योगी का गढ़ और प्रियंका की दहाड़। बीजेपी का विचार इतना है कि महंगाई इतनी बढ़ाओ। बीजेपी सरकार में लोगों की आय घटी है, 70 साल की मेहनत घटा दी है, मात्र 7 सालों में गंवा दी है। और यूपी में 10 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। प्रियंका का कहना है अपराधी और पुलिस काबू में नहीं है और यूपी में 5 साल में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है। 40% महिलाएं यूपी में बदलाव लाएंगी, ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। और उन्होंने अब से पहले ये वादा भी किया था कि 40% महिलाओं को वो टिकट देंगी। तो क्या वो 40% लोगों को टिकट देंगी? क्या उनको कैंडिडेट्स मिल पा रहे हैं? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। हमारे साथ जो चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं उनका भी परिचय आपसे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीम खान समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। संजय चौधरी, आपके पास आऊंगा। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में इस वक्त दहाड़ रही हैं और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत सीएम योगी के गढ़ से की है। कितना प्रभावी होंगी, क्या कहेंगे? देखिए, उनको हमने लखनऊ के पास अपनी प्रतिज्ञा यात्रा को करते हुए भी देखा है और आज उनको गोरखपुर में भी देखा है। इसके पहले वो बुंदेलखंड में गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो पूर्वांचल से शुरुआत कर रही हैं।
पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा था कि जिसमें विकास सबसे ज्यादा अछूता था। और आज भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को इस बात का फक्र है कि पूर्वांचल में न केवल हर गांव में, हर गली में, हर मजरे में बिजली पहुंची है, वहां तक सड़क के साथ विकास पहुंचा है। वहां की सबसे बड़ी समस्या थी कि पूर्वांचल में माफियाओं का आतंक सर पर चढ़कर बोलता था। आज वो सुरक्षा आम आदमी के पास है। सुविधाओं का नया मापदंड हो रहा है, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे नहीं संजय जी, 1991 के बाद इतनी बड़ी रैली कांग्रेस ने, पहली रैली इतनी बड़ी करी और उसका केंद्र पूर्वांचल, कोई खास वजह? देखिए, आप जिस रैली को बहुत बड़ी रैली कह रहे हैं, अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था कि जिसमें लोग बता रहे थे कि पीछे की सीट ही खाली है। तो आगे से क्या है और पीछे से क्या है, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो हमने तब भी देखा था जब राहुल गांधी खाट पर चर्चा कर रहे थे, लोग उनकी खाट को लेकर चले गए थे। अगर पूर्वांचल में इतना असर रहता तो कमलापत त्रिपाठी जैसा जन्मजात कांग्रेसी परिवार कांग्रेस क्यों छोड़ देता। मुझे लगता है कि प्रियंका जी का जो बात है वो वास्तविकता से बहुत दूर है और पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का काम इन सबको जवाब देगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनाव की तरह अगले चुनाव में भी, मैं कांग्रेस से इसका जवाब लूंगा। उससे पहले दीपक हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो रैली हुई है, इसकी आखिर हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? जैसा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, क्या ऐसा रहा या फिर जमीन पर कोई असर छोड़ने में कामयाब हुई है प्रियंका? देखिए शुभम, अगर हम भीड़ को किसी रैली की सफलता का पैमाना मानते हैं तो आज की रैली सफल मानी जाएगी, क्योंकि पूर्वांचल में खासतौर पर योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है गोरखपुर, और जो 62 विधानसभा गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी मानती है कि यहाँ पे वो अपनी हमेशा जीत दर्ज कराती रही। अगर वहाँ पे 1 लाख की लगभग भीड़ अगर आती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की रैली काफी हद तक सफल है। जिस तरह से अभी हमारे बीजेपी के जो साथियों बता रहे थे कि पीछे की कुर्सियां खाली थी, उन्होंने शायद सुबह 10 बजे के पहले का ट्वीट देखा होगा, क्योंकि हम मौके पर थे और जब प्रियंका आई थी तो वो पूरा जो मैदान है चंपा देवी का, और लगभग 1.5 लाख लोगों के वहां पे खड़े होने और बैठने की व्यवस्था है। पूरा मैदान वो पूरी तरह से जो टेंट लगा था भरा हुआ था। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि 91 के बाद से पहली बार प्रियंका गांधी की रैली गोरखपुर में काफी हद तक सफल रही है। हालांकि इसके पहले राहुल गांधी भी 17 में आए थे, 19 में तमाम सभाएं हुई थी, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं आई थी। लेकिन ये भीड़ वोट बैंक में किसी रैली की या किसी पार्टी की सफलता का पैमाना नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार हर राजनीतिक दल लगातार इतनी बड़ी भीड़ उनके पार्टी में, उनकी जो रैली होती है उसमें नजर आती है, लेकिन वो भीड़ कितने वोट में तब्दील हो पाती है, ये एक बहुत बड़ी बात है। भीड़ आने के और बुलाने के बहुत तरीके होते हैं। बिल्कुल, हमारा भी यही सवाल है। कांग्रेस के जो तमाम लोग आज बड़े खुश नजर आ रहे थे मंच पे, क्योंकि जो उल्लास दिख रहा था भीड़ में वो एक अच्छा उनके लिए मैसेज गया। सालों बाद कांग्रेस के जो नेता, उनके चेहरे पे आज मुस्कान हमें गोरखपुर में दिखाई दी। लेकिन हमने उनसे भी यही सवाल पूछा कि ये जो भीड़ है आप उसको वोट बैंक में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, अगर हम 90 के पहले की बात करें शुभम, तो यहाँ पे तमाम जो सीटें हैं 62 विधानसभा क्षेत्रों की जो बात करती है बीजेपी गोरखपुर बस्ती मंडल के, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में थी। लेकिन समय बदलने के साथ साथ धीरे धीरे कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह से इस पूरे पूर्वांचल से खत्म होता गया। और आज जिस हिसाब से प्रियंका को सुनने के लिए, उनकी बातों को जानने के लिए लोग पहुंचे हैं, कांग्रेस के लोगों के लिए अगर कहें तो संजीवनी है। लेकिन इस संजीवनी वोटों में कितना कांग्रेस के जो नेता है जो ठीक है बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास। संजय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से भीड़ नजर आई, प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में एंट्री की, पूर्वांचल में एंट्री की है, और अगर ये भीड़ बदलती नजर आई वोट प्रतिशत में तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रियंका अटैक कर रही हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने इस देश को आजादी दिलाई है। उन्होंने कांग्रेस समेत तमाम दलों पर भी अपनी बात कही, लेकिन एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी को एक पैमाने से उन्होंने नापा है। उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों की विचारधारा एक थी, जिन्ना को महापुरुष बताया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो वास्तविक राजनीतिक संरचना में जो लड़ाई है वो नंबर 2 की। नंबर 2 में नंबर 2 वही आएगा जिसके पास मुसलमान वोट बैंक जाएगा।
तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने मुसलमान वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए निश्चित रूप से जिन्ना को एक बहुत बड़ा महापुरुष बनाकर खड़ा किया है। लेकिन यह यथार्थ है कि इस देश के अंदर टू नेशन थ्योरी के आधार पर देश का बंटवारा और देश के बंटाढार में नेहरू और जिन्ना दोनों समान रूप से जिम्मेदार थे। जो देश का बंटवारा कराने के लिए जिम्मेदार, ठीक है, आपने कहा नेहरू और जिन्ना इस देश का बंटवारा कराने के लिए समान रूप से जिम्मेदार थे। इस दोनों पर इससे हम प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीम खान जुड़े हैं। अजीम खान, ये जो बड़ी बात आपके नेता ने कही है कि जिस तरीके से जिन्ना जो हैं वो इस देश को उन्होंने आजादी दिलाई, आखिर क्या सोचकर बोला उन्होंने? पहली बात तो आप अपना चश्मा बदल दीजिए। अच्छा। और ये संजय चौधरी जी भी चश्मा बदल दें। आप लोगों की जो गंदी मानसिकता है ना, जो सोचते हो वही दिखता है। सच्चाई ये है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है और क्या उसको तोड़ मरोड़ कर आप पेश करने देखिए, अगर यही आपने यही सुना होता, अगर आपने अखिलेश यादव के बयान को अगर जो है, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। मेरा क्वेश्चन आप सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, आपके हिसाब से मैं जवाब, चलिए ठीक है, बोलिए चलिए बोलिए। देखिए, पहली बात तो उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना ने एक ही स्कूल में यानी जो पढ़ाई की थी बैरिस्टर की, वो एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी, एक ही जगह पढ़ाई की थी। पढ़ाई करना क्या बुरी बात है भाई? नहीं, ठीक है, कोई भी क्लास फेलो हो सकता है, ठीक है। क्लास फेलो होने, अब सुनिए, अगर आपने बयान सही से सुना होता तो आप जवाब भी दे लेते, इसके आगे की लाइन आपने नहीं सुनी है, इसके आगे की लाइन आपने नहीं सुनी है, और शायद इसी वजह से जनता आपके साथ नहीं। एक बार फिर से बयान सुनाना चाहूंगा सभी को, बयान सुनिए। वो सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। सुना आपने, उन्होंने आजादी दिलाई। जिन्ना ने भाई कैसे आजादी दिलाई, जरा ये बता दो आप हमें। चश्मा बदलने से बयान नहीं बदल जाता है। अजीज खान, चलिए ठीक है, शायद जवाब नहीं होगा या जुड़ेंगे तो उनसे जवाब भी लेंगे। अंशु अवस्थी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार यह बयानबाजी का दौर चल रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए शुभम जी, हम तो इस समय उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में बदलाव होते दिखाई पड़ रहा है, तो निश्चित तौर से वो दिन दूर नहीं है जब उत्तर प्रदेश में जो कौरवों की सेना है, जिसने उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान कर रखा है महंगाई से, अपराध से, महिलाओं पर अत्याचार से और नौजवानों को बेरोजगारी से, उसके लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा जो वादे 2017 में बीजेपी ने किए थे। अखिलेश यादव जी के लिए जिन्ना जो है महापुरुष हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाकर भी मजार पर फूट चढ़ाने का काम किया था। लेकिन हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के अगर कोई महापुरुष हो सकते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद हो सकते हैं, वो वीर अब्दुल हमीद हो सकते हैं, वो अबुल कलाम आजाद हो सकते हैं, वो अशफाक उल्लाह खां हो सकते हैं। कभी भी जिन्ना आदर्श नहीं हो सकते। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमेशा इन सब बातों का जिक्र करते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो। और ठीक है, आपने बात की कि अखिलेश यादव ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ठीक है अजीज खान, अब आप सुन पा रहे हैं, आवाज मिल रही है आपको? परफेक्ट, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ठीक है, अब आपने बयान में सुन लिया होगा कि उन्होंने कहा है कि जिन्ना ने आजादी दिलाई थी, उन्होंने आजादी दिलाई थी। कौन सी आजादी दिलाई थी उन्होंने? देखिए हाँ। मैं 2-3 बातें कह लूं, मुझे मौका दें। उस वक्त फोन कट गया था, बात नहीं हो पाई। मैंने पहले भी कहा, जिस चश्मे से आप देखेंगे वो चश्मे से आपको वो चीज देखिए वो लोग बता रहे हैं, गलत बात मत करिए। बाजार पे और उन्हीं को बीजेपी टिकट देती है, उनको विधायक और मंत्री बनाती है। वही समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया मुलायम सिंह यादव। अंशु जी रुक जाइए, अजीज खान को मैं आपके पास आऊँ, प्रधानमंत्री अजीज खान से बात कर लें। अंशु जी मैं वापस आता हूँ आपके पास, रुक जाइए जरा। अजीज खान बोलिए, इस बात को। अंशु जी रुक जाइए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए अजीज खान बोलिए। अंशु जी को रोकिए पहले। हाँ बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये समझे कि बीजेपी के लोग, जो बड़े कद्दावर लोग, वो जिन्ना के मजार पे
चादर चढ़ाने जाते हैं, पाकिस्तान में बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं। वो ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो दूरबीन लगाकर दूर से अपराधी गंदा चश्मा ये सवाल जनता पूछ रही है, ये सवाल जनता पूछ रही है। किसी राजनीतिक दल ने क्या कहा, वो क्या सोच रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा कि आजादी दिलाई, जिन्ना ने कौन सी आजादी दिलाई? बिल्कुल नहीं। कौन सी आजादी दिलाई? फिर से सुनाऊं आपको बयान, फिर से सुनाऊं आपको बयान। पूरी क्लिप हमने वो सुनाई है, बार बार दर्शकों को सुनाई है। एक बार फिर से सुनाते हैं, सुनाइए एक बार फिर से वो क्लिप सुनाइए। के मजार पे सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो अजीज खान, सरदार पटेल ने आजादी दिलाई मान सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने आजादी दिलाई मान सकते हैं, जिन्ना ने आजादी दिलाई? कहां से पढ़कर आ गए अखिलेश यादव? देखिए मुझे मौका दे। हाँ। क्या कहा? हाँ। आपने स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हाँ। आप स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने क्या बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, कवर अप करने की कोशिश मत करिए। क्या कहा? जनता सुन रही है और जनता इसका जवाब हर किसी को देगी। जैसा जो कुछ कर रहे हैं वैसा उनको परिणाम भी मिलेगा। तो यहां पर आपको बता दें, पूर्वांचल में कांग्रेस किस तरीके से मुखर नजर आई। आपने देखा प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर रैली कर रही है, रैली में भारी भीड़ उन्होंने जुटाई है। क्या ये भीड़ वोट प्रतिशत में तब्दील हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।